वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। आज है 17 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये सभी आर्टिकल्स हमारे UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, सो लेट्स बिगिन विद इट। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड है। द न्यूज़ इज़ दिस कि इंडिया जो क्रूड ऑयल और डीजल के ऊपर जो विंडफॉल टैक्स लगाता था, अब उसे कट डाउन कर दिया गया है। तो देखिए, इस आर्टिकल से हमारा मेन आइडिया ये है कि हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स और इसे कब लगाया जाता है। देखिए, विंडफॉल टैक्सेस ऐसी सिचुएशन में लगाए जाते हैं जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या फिर किसी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की वजह से किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। समझने की कोशिश करें, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एकदम से एनर्जी प्राइसेस में इंक्रीज हुआ। अब उस प्रॉफिट के लिए ऑयल कंपनीज ने अलग से तो कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, कोई बिजनेस एक्सपैंड नहीं किया। कोई एक्सटर्नल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की वजह से कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को टर्म दिया जाता है विंडफॉल का। जब भी कोई अनअर्न्ड या फिर अनएंटिसिपेटेड गेन इनकम में होता है जिसके लिए कोई एडिशनल एफर्ट नहीं किया गया, तो उस गेन को कहा जाता है विंडफॉल। और उस विंडफॉल के ऊपर जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो उसे कहा जाता है विंडफॉल टैक्स। अब यहाँ पे इस पूरे कॉन्सेप्ट का अगर हम रैशनल देखें कि गवर्नमेंट्स क्यों विंडफॉल टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करती हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो रहे हैं, जब एकदम से किसी कमोडिटी, स्पेशली अगर हम यहाँ पे एनर्जी की बात करें, ऑयल प्राइसेस की बात करें, अगर वो एकदम से इंक्रीज होते हैं तो क्या हुआ कि बेनिफिट जो है वो प्रोड्यूसर का होना शुरू हो गया, बट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर है वो तो ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनड्यू प्रॉफिट किसका हो रहा है? प्रोड्यूसर का। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो विंडफॉल टैक्स लगा देती है तो इससे कहीं ना कहीं एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इस प्रॉफिट की, कि गवर्नमेंट उस टैक्स को सोशल वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने में यूज़ करती है, या फिर एक सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाता है गवर्नमेंट के लिए, जिससे वो जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स आए थे, वो जो ह्यूज प्रॉफिट आया था, वो दोबारा कंज्यूमर्स तक, पब्लिक तक रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस रैशनल के साथ ऐसे विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल चिकनगुनिया वैक्सीन से रिलेटेड है। ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अप्रूवल दी है। तो पहले तो हमें नाम पता होना चाहिए कि इस चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है। तो बेसिकली जो वैक्सीन है ये एक यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वैलनेवा ने डेवलप की है अंडर द नेम ऑफ IXCHIQ। तो चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम है IXCHIQ, जो कि रिसेंटली अप्रूव की गई है। अब यहाँ पे अगर हम चिकनगुनिया फीवर की बात करें तो बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्कीटो स्प्रेड करते हैं, एंड जो वायरस इस इन्फेक्शन को क्रिएट करता है उसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, एंड इस चिकनगुनिया का अगर हम नाम देखें, इसका मतलब है बेंड्स यू अप, ठीक है, स्टूप्ड वॉक, क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सीवियर जॉइंट और मसल पेन होता है, जिसकी वजह से जो स्टूप्ड वॉक है या फिर बेंडिंग ओवर वाला जो पोस्चर है वो बन जाता है। ये डिजीज़ सबसे पहले तंजानिया में, सदर्न तंजानिया में इसका आउटब्रेक हुआ था 1952 के टाइम पे। चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन के अगर हम सिम्टम्स देखें तो एकदम से सडन हाई फीवर आता है विद हेडेक, फटीग एंड स्किन रैशेस अकम्पेन्ड बाय नोजिया एंड रेड आइज। जो चिकनगुनिया है, सपोज एक इन्फेक्टेड मॉस्कीटो के बाइट करने के 2 to 7 डेज के बीच में जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होते हैं। यूजुअली फीवर सबसे पहले डेवलप होता है विच इज़ फॉलोड बाय द रैशेस। एंड नाउ हमारे पास ये जो IXCHIQ वैक्सीन आई है, इसे इंटरमस्कुलरली मसल के अंदर एडमिनिस्टर किया जाएगा। इस वैक्सीन में बेसिकली लाइव लेकिन कंपैरेटिवली वीकेंड वर्जन ऑफ चिकनगुनिया वायरस जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि बॉडी जो अपनी इम्यूनिटी है वो डेवलप करती है। मूविंग अहेड, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है।
बेसिकली ये आर्टिकल जियोग्राफिकल लोकेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एवदीविका नाम की जो जगह है वो आज न्यूज़ में आई है। तो देखिए पीटी में प्रीलिम्स में हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ से डिराइव होते हैं। तो अब एक एरिया ईस्टर्न यूक्रेन का जो फ्रंटलाइन टाउन है एवदीविका, वहाँ पे रशिया अपना वॉर स्टेप अप कर चुका है एंड इट हैज़ स्टार्टेड शैटरिंग दिस पर्टिकुलर टाउन ऑफ एवदीविका। तो हमें मालूम होना चाहिए, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ईस्टर्न यूक्रेन में हम जब देखते हैं तो ये जो दोनेत्स्क वाला एरिया है इसके पास आपको ये पर्टिकुलर टाउन मिलेगा ऑफ एवदीविका। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल ग्रुपिंग पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडोनेशिया में 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस कंडक्ट की गई। इसे शॉर्ट फॉर्म में ADMM प्लस भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आसियान कंट्रीज़ के साथ साथ कुछ प्लस मेंबर्स आते हैं एंड वो सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन अप करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ऑफ ADMM प्लस। नाउ ADMM प्लस की अगर हम हिस्ट्री देखें, थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम जानें, तो इससे पहले क्या था कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी। लेकिन जब उनकी सेकेंड मीटिंग हुई इन 2007 इन सिंगापुर, तो तब एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि अब हम ADMM प्लस एस्टैब्लिश करेंगे। तो ADMM का मतलब क्या है? आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, लेकिन फिर एस्टैब्लिश किया गया ADMM प्लस, ठीक है। और ADMM प्लस की पहली मीटिंग वियतनाम में होती है इन 2010, राइट। और अगर हम इस साल की बात करें तो दिस टाइम द चेयर वाज विद इंडोनेशिया, और अभी हमारी जो मीटिंग है 10th मीटिंग जो थी वो इंडोनेशिया में कंडक्ट की गई। देखिए ADMM प्लस एक एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ठीक है। जो 10 आसियान कंट्रीज़ हैं हमारे पास, वो अलॉन्ग विद प्लस मेंबर्स, अब प्लस में 8 कंट्रीज़ आ जाते हैं जो कि आसियान के डायलॉग पार्टनर्स हैं। सो 10 आसियान कंट्रीज़ प्लस द डायलॉग पार्टनर्स ऑफ आसियान, ये मिलकर जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसे कहा जाता है ADMM प्लस। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जब आप एशिया का मैप देखते हैं तो आप यू सी कि आपके पास साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में बहुत से कंट्रीज़ हैं, और वो 10 कंट्रीज़ मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसे हम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे हम आसियान कहते हैं। द मेन एम इज़ टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। जो एशिया पैसिफिक एरियाज़ जो हैं, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं बेसिकली, वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी आए, ये इसका मेन एम है। सो फॉर दैट देयर इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आसियान, ठीक है। 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं आसियान के, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया आ जाते हैं। दीज आर द 10 आसियान कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साथ में आते हैं प्लस मेंबर्स, देर आर 8 प्लस कंट्रीज। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। दीज आर द 8 प्लस कंट्रीज, ठीक है जी। नाउ इस पूरे ADMM प्लस का मेन एम है कि ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके जो डिफरेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं आपस में ट्रस्ट क्रिएट हो, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो, डायलॉग कंट्रीज़ के बीच में हो और एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो। ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशंस की जाती हैं। टेररिज्म को काउंटर करने का एरिया जो है वहाँ पे इसको डिस्कस किया जाता है। किसी डिज़ास्टर रिलीफ की बात, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, सो इन सब एरियाज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जो प्रेजेंट मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कमिट किया है दैट इंडिया इज़ कमिटेड टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। क्योंकि आप इस बात को समझें कि जब हम आसियान की बात करते हैं तो वहाँ पे साउथ चाइना सी का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंड इन द सेम लाइट इंडिया हैज़ कमिटेड टू द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट
एंड वी ऑल्सो कमिटेड टूवर्ड्स अनइम्पेंडेड लॉफुल कमर्स। जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहाँ पे लॉफुली जो कमर्स एक्टिविटीज़ हैं वो होनी चाहिए। एंड वी ऑल्सो सपोर्टेड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी 1982, जो कि रेगुलेट करता है कि किस तरह इंटरनेशनल वाटर्स में ट्रेड एंड कमर्स होता है। सो वी सपोर्टेड टू दैट एंड वी आर स्टिल कमिटेड टू दैट। तो ये हमारे पास मेजर आउटकम निकल के आया ऑफ ADMM+। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दिस इज़ अबाउट US चाइना ट्रूस। तो इस साल का पहला समिट हुआ है बिटवीन US एंड चाइना, एंड इस समिट में जो मेजर आउटकम निकला है वो यही है दैट बोथ द कंट्रीज दे विल रीस्टोर द मिलिट्री कम्युनिकेशन। ठीक है, हो सकता है कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाए, जो कम्युनिकेशंस हैं वो इम्प्रूव हो जाए। बट एक चीज़ और यहाँ पे रेज की गई है, दैट इज़ द इशू ऑफ फेंटानाइल। देखिए, US में एक एपिडेमिक चल रहा है ऑफ ओपियोइड एब्यूज़ एंड ऑफ दिस डेडली ओपियोइड अब्यूज़, एंड जिसके लिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि फेंटानिल की प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए चाइना को रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसे क्रैक डाउन कीजिए, बिकॉज द फेंटानिल इसका इशू बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है। तो देखो, यहाँ से एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब हम फेंटानिल की बात करते हैं तो ये नारकोटिक्स टाइप ऑफ ड्रग में आता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको कि नाम दे दिया कि फेंटानिल जो ड्रग है ये काफ़ी न्यूज़ में था, बताओ ये किस तरह का ड्रग है। तो याद रखेंगे इट्स अ नारकोटिक। ठीक है, एंड इसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चाइना में प्रोड्यूस होते हैं। तो US में काफ़ी मेनांस चल रहा है फेंटानिल का, तो चाइना हैज़ एग्रीड दैट दे विल क्रैक डाउन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेंटानिल। तो एक चीज़ आपने ये भी यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर जब ताइवान का क्वेश्चन आया यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स चाइना और US के यहाँ पे बहुत ही दे वर फार अपार्ट व्हेन इट केम टू देयर व्यू पॉइंट ऑन दिस। एंड यहाँ पे चाइना ने ये क्लेम किया है कि US को ताइवान को आर्म करना बंद कर देना चाहिए, दे शुड स्टॉप आर्मिंग दी ताइवान, एंड दैट द रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना एंड ताइवान इज़ अनस्टॉपेबल। तो मतलब ताइवान के इशू पे तो वहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं वो बरकरार रहे हैं, बट स्टिल इस साल का ये पहला समिट US और चाइना के बीच में हुआ है, तो हमारे लिए ये ट्रूस इम्पॉर्टेंट था। So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.